नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 10 बजने को हैं, मतलब ये कि घंटी बजाने का वक्त हो चुका है। आज का मुद्दा है जनता से वोट लेकर विरोधी की गोदी में बैठ जाने वाली लालची राजनीति। बिहार में जो हुआ उसकी तुलना अगर गुनाह की धाराओं से की जाए तो बलपूर्वक अपहरण करने और फिरौती वसूलने जैसा क्राइम लगता है। नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ लालू के सहयोग से सत्ता पाई और तब मोदी उनके लिए सांप्रदायिक थे। लालू सजा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद दूध के धुले थे। पर अब क्या हुआ? अब लालू का बेटा अंतरात्मा पर बोझ लग रहा है और मोदी की बीजेपी को सुरखाब के पर निकल आए हैं। सत्ता के लिए आत्मा का बार बार शरीर बदलना लोकतंत्र को नश्वर बना देता है और इसी का हम देश के नागरिक होने के नाते विरोध करते हैं। हमारी राय है कि जनादेश का सौदा करने की राजनीति जो है ना, वो बंद होनी चाहिए। सहमत हैं अगर आप तो घंटी बजाइएगा। नंबर और तरीका यहां आप लगातार देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक है साल 2009, जगह लुधियाना। दूसरी तस्वीर साल 2014, जगह छपरा, बिहार। दो ध्रुवों की राजनीति करने में माहिर हो चुके नीतीश कुमार इन दोनों ही तस्वीरों में आपको असहज नजर आएंगे। तो क्या विचारों की असहजता को भी सत्ता की सियासत की सहजता में बदलने के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, जिसकी गवाही पिछले 24 घंटे में पटना ने छठी बार देखी है। नीतीश कुमार निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता से झूठ बोलकर जनमत हथिया लिया? जनादेश का अपहरण करके सत्ता की फिरौती लेने बीजेपी के पास चले गए। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, विचारधारा की दुहाई देकर सिर्फ सत्ता हासिल की जाती है और फिर उस विचारधारा का अचार मिलता है। लोकतंत्र में जनता को झूठे वायदे, विचारों की उंगलियों पर नाचने वाला बना दिया गया। ये जानते तो सब हैं, लेकिन खुलेआम ये कहने का जोखिम हम आज इसीलिए उठा रहे हैं ताकि देश समझ सके कि कैसे नीतीश कुमार मोदी विरोध की जमीन पर जन्मत पाकर बीजेपी के पास चले गए। सबसे पहले सुनिए नीतीश कुमार, उनके सिपहसालार और समर्थकों को, जो लालू के साथ गठबंधन करके 20 महीने सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली ईमानदारी की ब्रांडिंग नए राजनीतिक माहौल में कर रहे हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। कल स्थिति असहाय हो गई जब उन्होंने पार्टी के लेजिस्लेटर की मीटिंग करके अल्टीमेटम दे दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी ने स्वयं ही इस्तीफा दे करके राजनीति के जो उच्च आदर्श हैं उनको स्थापित किया है। सर, लालू जी के साथ जोड़ी तो मजबूरी थी, लेकिन जोड़ी नहीं, वो रावण राज था। वो रावण राज को कभी राम नहीं लायक करता, इसीलिए राम ने उस रावण को वनवास दे दिया है। वैसे जो सच नेता नहीं बता पाते, उन्हीं के समर्थक बता रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि नीतीश की ईमानदारी ही उनकी राजनीति का ब्रांड है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू से गठबंधन करते वक्त नीतीश क्या सत्ता के लिए धृतराष्ट्र हो गए थे? क्या नीतीश कुमार को लालू से गठबंधन करते वक्त याद नहीं था कि लालू भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए गए नेता हैं? क्या तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार गिरा देने वाले नीतीश को याद नहीं था कि लालू पर तो कानूनी तौर पर भ्रष्टाचारी होने का ठप्पा लगा है? क्या नीतीश कुमार ने मौका पाकर साफ छवि वाली विचारधारा का अचार डाल दिया और सत्ता का चौका मारा है? अब तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी के गोद में लाना था। रोने का मन होता है तो कहावत है कि आंख में गड़ गया खटको। जाने का मन था बीजेपी में, बहाना हजारों हो सकता है। गरीब बैकवर्ड पिछड़ों का अपमान किया गया है, जनता इसे माफी नहीं देगा। ये तो बीजेपी के गोद में जाकर बैठे। लालू जी के परिवार में एक दिन भी इस बात पर बहस नहीं हुई कि क्यों नहीं जाकर के मुख्यमंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
चाहे नीतीश कुमार को पसंद करने वाले हो या फिर हो उनकी मुखालफत करने वाले, आज हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में पिछले 4 सालों में 4 सरकारें आईं और गईं और इसकी वजह से प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अनिश्चितता का जो माहौल बना है, क्या उसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए सेक्युलरिज्म की विचारधारा का समय समय पर अचार नहीं डाला? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए पहले सुनिए। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी का नाम तय होने पर अपने रास्ते अलग करने वाले नीतीश कुमार ने तब क्या कुछ नहीं कहा था। देश की जनता इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। हम कभी भी विभाजनकारी धारा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वरना अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ये सबको का बुरा हाल कर देंगे। आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा और उसी के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। 4 साल पहले नीतीश का जमीर जिस बीजेपी को कम्युनल मान रहा था, वो 4 साल में कैसे नीतीश के लिए सेक्युलर हो गया? इसीलिए नीतीश के लिए ही आवाज उठाने वाले अब उनकी विचारधारा का अचार बनने पर सवाल उठाते हैं। जिस बात को लेकर के हम लोग बीजेपी से अलग हुए, जिन कारणों, वो कारण मौजूद हैं, न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बीजेपी कट्टरता के रास्ते पर और तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जी से पूरे देश को एक उम्मीद थी कि वो विकल्प बन सकते हैं। ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। आज मैं कैसे, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा है कि मैं कैसे किसी कट्टरपंथी ताकतों के साथ जाने का मैं फैसला करूं। बिहार से ही आने वाले सांसद पप्पू यादव इस मुद्दे पर एक बहुत संजीदा बात कहते हैं, जरा उसे भी सुनिए। आप कह रहे थे कि महात्मा गांधी का जो रास्ता है वो संघ मुक्त भारत से है। अब इशरत मेरी बेटी है, आप कह रहे थे कि पैसा हम नहीं लेंगे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। डीएनए, क्या एक दिन में डीएनए को डायलिसिस हो गया? तो ये जो नीतीश कुमार का जो क्रेडिबिलिटी था ना, चेहरा था, आज जो विपक्ष का नीतीश कुमार एक चेहरा था, मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिबिलिटी उसके भीतर थी, परसेप्शन था। अब इस देश में नीतीश कुमार ने विश्वसनीयता का संकट पैदा किया है। पप्पू यादव की कही गई आखिरी बात पर गौर किया होगा आपने। नीतीश कुमार ने क्या देश की राजनीति में जनता के सामने विश्वसनीयता का संकट पैदा नहीं किया है? आखिर जनता तो ये सवाल पूछती ही है कि जब जनादेश बीजेपी के खिलाफ लालू नीतीश के पक्ष में था, तो फिर उस जनादेश का अपहरण करके नीतीश कुमार सत्ता रूपी फिरौती वसूलने बीजेपी के पास कैसे जा सकते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू जब जनता के सामने वोट मांगते थे तो दोनों का निशाना एक ही होता था, सिर्फ बीजेपी। और तब बिहार में बीजेपी गठबंधन को 34% वोट मिल पाए थे। जनता ने बीजेपी के खिलाफ लालू नीतीश राहुल के गठबंधन को 41% से ज्यादा वोट दिया। लेकिन अब उसी 41% के जनादेश को नीतीश ने क्या सत्ता के लिए दांव पर लगा दिया? मैंडेट था भाजपा के खिलाफ। नीतीश कुमार बोलते थे कि हम धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम भाजपा से हाथ कभी भी नहीं मिलाएंगे। नीतीश ने क्या जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया है? इस बात का जवाब लेना जरूरी था, इसलिए हमने बात की जेडीयू महासचिव केसी त्यागी से। विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़े थे और उस समय परिस्थितियां भिन्न किस्म की थी और हमें महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं थी जब तक लालू जी के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे। नीतीश कुमार जी की यूएसपी है, वो इस बात के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद 2 बार इस्तीफा दिया है और 3 मंत्रियों के इस्तीफे लिए हैं और हमने ये भी आगाह किया
कि अगर भ्रष्टाचार पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो यूपीए 2 जैसी हालत हमारी हो जाएगी। यूपीए 2 जैसी हालत हो जाती, यानी यही वो डर था नीतीश कुमार का जिसने बिहार में सत्ता के सारे समीकरण उलट पुलट दिए। केसी त्यागी के ही मुताबिक नीतीश कुमार को डर था कि लालू के साथ गठबंधन पर उनकी हालत यूपीए 2 जैसी हो रही थी। नीतीश कुमार को डर था कि यूपीए 2 जैसी हालत हो गई तो सत्ता में वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, और इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि नीतीश कुमार के सत्ता छूटने के डर ने सारी विचारधारा को किनारे कर बीजेपी से दोस्ती के लिए मजबूर कर दिया। अगर इतनी हिम्मत थी तो चुनाव के मैदान में आ जाते, और जदयू अकेला अगर इतना सच्चा चेहरा है तो अकेले चुनाव के मैदान में आते। फिर बैसाखी क्यों बीजेपी की ले ली? एक अभी आप लालू जी की बैसाखी लेते हैं, कांग्रेस की बैसाखी लेते हैं, अब आपने फिर भाजपा की बैसाखी ले ली। बैसाखी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए विचारधारा का अचार डालने वाली बैसाखी। छठी बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार वक्त पड़ने पर अपने हिसाब से बैसाखियां बदल रहे हैं, लेकिन ऐसी राजनीति नेताओं के लिए खूब फायदेमंद होती है, परंतु लोकतंत्र के लिए कतई नहीं। वैसे एक तरीके से कहा जाए तो बिहार में लालू यादव ने नीतीश को हारने से बचाया था, और नीतीश ने लालू यादव को राजनीति की मुख्यधारा में फिर से लाने में मदद की थी। अब नीतीश उसी मजबूरी की दोस्ती को कोस रहे हैं जी भर के, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विचारधारा का अचार अकेले नीतीश नहीं डाला है। मैं सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 20 महीने पहले जो बीजेपी नीतीश और लालू की दोस्ती को पानी पी पी कर कोस रही थी, डीएनए पर सवाल उठाया जा रहा था। 20 महीने बाद उसी बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। क्या जनता के सामने नीतीश के खिलाफ खड़े होकर 34% वोट पाने वाली बीजेपी अब बिहार में जनादेश का अपमान नहीं कर रही? क्या जिन नीतीश में हजारों खोट बीजेपी को अब तक दिखती थी, वो सारी खोट खत्म हो गई? आखिर कैसे बीजेपी की विचारधारा 20 महीने में बिहार में बदल गई? इस सवाल का जवाब जब एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने बिहार से आने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जानना चाहा, तो वो अटपटी सी बात कहकर पल्ला छुड़ाने लगे। नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी को धोखा दिया, फिर लालू को धोखा दिया, और धोखे पे धोखे के बाद वो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। देखिए, समय समय पर सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन था अंग्रेज के खिलाफ, फिर हमने 74 में कांग्रेस के खिलाफ, तो समय समय पर बातें बदलती। तो क्या बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, लेकिन विचारधारा पे उठे सवाल का जवाब नहीं देना? एक और कोशिश हमने की। इस बार दूसरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा, आखिर जिस जनता के सामने नीतीश को कोसकर वोट लिया, वही नीतीश अब दूध के धुले कैसे हो गए? उस समय परिस्थितियां अलग थी, आज सवाल दूसरा है। जब चुनाव होता है और हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं तो कई प्रकार के विषय खड़े होते हैं। बीजेपी नेता और सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह का ये बयान जनता का अपमान है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध है, जिसके लिए अगर कोई दफा होती तो सजा जरूर मिलती। क्या चुनाव के समय जनता को बरगलाकर विचारधारा में फंसाकर वोट हासिल किया जाएगा और फिर वक्त पड़ने पर विचारधारा का अचार डाल दिया जाएगा? बिहार में सत्ता से बेटों और पार्टी के बाहर होने के बाद रांची में चारा घोटाले की पेशी के बाद लौटे लालू यादव अब अपने छोटे भाई नीतीश कुमार पर बरस रहे थे। नीतीश कुमार बोले कि भाई साहब, अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, अब यही सब लड़का यही सब मुख्यमंत्री बनेगा, आगे संभालेगा, क्या है एक टर्म का, माने हमको मिल जाए। हम कहे जाओ, भोले शंकर बाबा की तरह बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। सत्ता से विदाई पर लालू नीतीश को भस्मासुर कह रहे हैं, लेकिन सत्ता में रहकर मलाई खाने के लिए कैसे जनता के लिए भस्मासुर वाली राजनीति की जाती रही, इसकी गवाही खुद लालू यादव ने एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा के सवाल पर दी।
घर घर में डिलीवरी हो रहा है शराब, बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। अब कहीं शराब खोजने की जरूरत नहीं है, दरवाजा पा के पहुँचा जा रहा है। इसकी जानकारी आपको कब मिली? हमको बराबर जानकारी मिली। यानी लालू की पार्टी सत्ता में रहते हुए शराबबंदी के बावजूद बिहार में बिक रही अवैध शराब पर चुप्पी साधे रही। लालू यादव की पार्टी क्यों जानकारी होने के बावजूद अवैध शराब के मुद्दे पर जनता से धोखा करती रही? सत्ता के लिए कैसे विचारधारा और नैतिकता से समझौता बिहार में किया गया, इसकी भी गवाही लालू यादव ने दी। लालू कहते हैं कि नीतीश पर 1991 में हुई एक हत्या का आरोप है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि अब तक क्यों चुप रहे, तो जरा इनका जवाब सुनिए। पता चलता था लेकिन हम भी दाब के रखते थे। क्या वजह रही, आप क्यों दाब के? देखा कि भाई अब इसको साथ में है तो इसको हम क्यों इसको ये बोले छेड़छाड़ करे, इसकी आत्मा को क्यों दुखावे। लेकिन जब लगा अपना चरित्र दिखा दिया, अपना लीला दिखा दिया, तो हमको आना पड़ा। वाह लालू जी, आप नीतीश को बचाते रहे, नीतीश आपको बचाते रहे। जनता सोचती रही कि विचारधारा का महागठबंधन है, और उस पर राहुल गांधी का ये बयान सोने पर सुहागा। हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। मौका परस्ती उस समय भूल गए जब लालू जी चारा कांड में थे, उसके बाद उनके समर्थन में चले गए। सवाल क्या है कि राजनीति में जितनी भी विकृतियां हुई हैं, इन विकृतियों के जन्मदाता कौन है? कांग्रेस। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि पहले सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर विचारधारा का कंबल जनता को ओढ़ाकर वोट ले लिया गया, और अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने सहूलियत की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नए समीकरण बैठा लिए। इसीलिए नीतीश कुमार को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज हुआ था, तो जांच एजेंसी और अदालत फैसला करेंगे कि खुद नीतीश कुमार? और दूसरा सवाल, जांच एजेंसी, अदालत और जनादेश से बढ़कर क्या नीतीश कुमार की अपनी छवि हो सकती है? इसीलिए अपनी रिपोर्ट के अंत में हमारी राय है कि देश में जनादेश के विरुद्ध सत्ता परिवर्तन बंद होना चाहिए। एबीपी न्यूज की राय से आप सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाइए, आवाज उठाइए। बिहार की बड़ी राजनीतिक उठापटक में विचारधाराओं का आचार बन रहा है, और ऐसा करने वालों की आप जनता को भी जोरदार घंटी बजानी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद आरजेडी की गुंडागर्दी की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। लालू और उनके बेटों की सत्ता से बेदखल होने के बाद आरजेडी के समर्थकों ने अपना आपा खो दिया है। बिहार के छपरा की हैं ये तस्वीरें, जहां आरजेडी के लोगों ने नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल किया, जाम लगाया। मौके पर जब डीएम और एसपी पहुंचे तो उन पर भी हमला बोल दिया। किसी तरह जान बचाकर डीएम, एसपी और दूसरे आला अधिकारी यहां से निकले। राजधानी पटना में माहौल पहले से गर्म है। महागठबंधन टूटने के बाद यहां आरजेडी के समर्थक नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गया में भी नीतीश पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए आरजेडी ने उनका पुतला फूंका। रोहतास में भी खूब हंगामा हुआ। आरजेडी ने जुलूस निकाला और नीतीश बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। महागठबंधन का दी एंड होने के बाद आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी बिफरी हुई है। ये तस्वीरें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जहां कांग्रेस ने जगह जगह नीतीश पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए नीतीश तुम बेवफा के पोस्टर्स लगा दिए हैं। पोस्टर तो शिवसेना ने भी यहां लगाए हैं, पर शिवसेना के पोस्टर में मोदी को सारथी और नीतीश को करप्शन का अंत करने वाला अर्जुन दिखाया गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि उनकी सरकार की कोशिशों ने महाराष्ट्र में मानव तस्करी की घंटी बजा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मानव तस्करी को समाज का सबसे बड़ा संकट करार दिया
और दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार की सख्ती से राज्य में खासतौर से बच्चों की तस्करी की घटनाएं बेहद घट गई हैं। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चलाकर अब तक 10,000 बच्चों को तस्करों से छुड़ा चुकी है। महाराष्ट्र में 12 जिलों में स्पेशल सेल बनाया गया है, जहां मानव तस्करी के मामलों की तेज सुनवाई की जाती है। अब तक ऐसे 50% केसेस में महाराष्ट्र में आरोपियों को सजा हुई है। इसी से महाराष्ट्र में मानव तस्करी की घटनाएं कम हुई हैं। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। 25 जुलाई को हमने देश में सेब के भाव, टमाटर की लूट पर बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी। 100 रुपए किलो टमाटर की अंधेर नगरी की अब घंटी बज गई थी। अब देखिए देश की जनता ने हमें वीडियो संदेश भेजकर कैसे उठाई है अपनी आवाज। टमाटर बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट के लिए और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत जल्दी स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर के बढ़ते रेट की वजह से आम लोगों की जिंदगी काफी परेशानी में आ गई है। मोदी सरकार से विशेष अनुरोध है कि जो आम जनता की चीजें कम से कम उसकी तरफ तो जरा विशेष ध्यान देकर उसको सस्ता किया जाए, जिससे कम से कम आम आदमी कम से कम टमाटर, धनिया, मिर्ची, सब्जी ये तो कम से कम खा सके। मार्च में सब्जी बेच रहे थे, उस टाइम टमाटर का भाव 2 रुपए नहीं था और आज वो टमाटर मार्केट में 100 रुपए बिक रहा है। तो इसमें सरकार को बहुत बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। जो भी आप एबीपी न्यूज कर रहे हैं सब चाहिए, उसका पड़ताल सब चाहिए। हम एबीपी न्यूज के साथ हैं। टमाटर के बीच में घुसखोरी बंद करनी चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।